नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लखनऊ में 2 घंटे मौन के बाद गरजी प्रियंका गांधी। पंचायत चुनाव में हिंसा, किसान और शिक्षकों की मौत पर योगी सरकार को घेरा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी कार्य समिति की बैठक के दौरान नेताओं में चले लात घूंसे, हाईकमान तक पहुंच गई बात। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना पर लगाम के लिए उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से की बड़ी मांग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। लखनऊ में 2 घंटे मौन के बाद गरजी प्रियंका। पंचायत चुनाव में हिंसा, किसान और शिक्षकों की मौत पर योगी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, 3 दिन के दौरे पर आज शुक्रवार को लखनऊ पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। इससे पहले गांधी प्रतिमा के सामने प्रियंका ने 2 घंटे तक कानून व्यवस्था को लेकर मौन व्रत किया। प्रियंका गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए। उन्होंने कहा, योगी को उन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया कि कोरोना की लहर में कितना अच्छा काम किया है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, तो मैं पूछना चाहती हूं कि यह कैसा विकासवाद है। उन्होंने कहा, जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तो आपने पंचायत के चुनाव कराए, उस समय कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए, कैसी व्यवस्था की आपने, कितने शिक्षकों की मृत्यु हो गई, लेकिन आपने चुनाव करवाए। लखनऊ दौरे के दौरान प्रियंका गांधी ने किसान नेताओं से मुलाकात भी की। किसान प्रतिनिधियों ने खेती किसानी के मुद्दे पर प्रियंका गांधी से चर्चा की। दोनों के बीच किसान विरोधी काले कृषि कानूनों पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी कृषि कानूनों को लेकर किसानों की नाराजगी को भुनाने की कोशिश कर रही है। वह तमाम सियासी मुद्दों को उठा रही है। एक तरफ किसानों से मुलाकात कर रही है, तो दूसरी तरफ ब्लॉक समिति के चुनाव में हुई हिंसा को लेकर पीड़ितों से भी मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के संगठन में जान फूंकने के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका आज 3 दिन के लिए लखनऊ पहुंची। प्रियंका ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, प्रदेश में अपहरण हो रहा है, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आपने इतनी हिंसा की, महिला उम्मीदवारों के वस्त्र खींचे गए, तमाम जिलों में प्रशासन की ओर से धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की अराजकता उत्तर प्रदेश सरकार को चिढ़ा रही है। कोरोना की लहर में इनकी व्यवस्था एकदम खत्म हो गई, जबकि प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रमाण पत्र दे रहे हैं। उनके राज में ये कोई नई बात नहीं है, पिछले कुछ साल से चल रहा है, लेकिन अब स्तर और गिर गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी कार्य समिति की बैठक के दौरान नेताओं में चले लात घूंसे, हाईकमान तक पहुंची बात। जी हां दोस्तों, गाजियाबाद में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में 2 नेताओं के बीच जमकर लात घूंसे चले। हालात यह हो गए कि एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पिटने वाले नेता की तरफ से थाना सिहानी गेट में तहरीर दी गई है। मामला हाईकमान तक पहुंच गया है। शुक्रवार को गाजियाबाद में बीजेपी कार्यालय पर कार्य समिति की बैठक चल रही थी। अचानक ही किसी बात को लेकर पूर्व पार्षद पवन गोयल और प्रशांत चौधरी के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते आपस में मारपीट भी शुरू हो गई। मौजूद अन्य कार्यकर्ताओं ने दोनों को ही काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि प्रशांत चौधरी ने किसी की नहीं सुनी। इस दौरान पवन गोयल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। उधर जैसे ही इस घटना की जानकारी वैश्य समाज के लोगों को मिली, तो बड़ी संख्या में वैश्य समाज के लोग अस्पताल के गेट पर पहुंचे। वैश्य समाज के नेता वीके अग्रवाल ने बताया कि प्रशांत चौधरी पहले बीएसपी से पूर्व विधायक रहे हैं, वह बाद में बीजेपी में शामिल हुए हैं। यह शुरू से ही तानाशाही रवैया अख्तियार करते हैं। वैश्य समाज उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ पार्टी हाईकमान से भी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है, इसलिए उन्हें धरने पर बैठना पड़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पर लगाम के लिए उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से की बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्य से किसी एक स्थल पर लोगों को बड़ी संख्या में एकत्र होने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक राष्ट्रीय नीति बनाने का अनुरोध किया है, ताकि कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके। ठाकरे ने प्रधानमंत्री की ओर से कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को बुलाई गई ऑनलाइन बैठक में यह सुझाव दिया। इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। उद्धव ने महाराष्ट्र के लिए प्रति माह कोविड-19 रोधी टीके की 3 करोड़ खुराक की मांग करते हुए कहा कि इससे राज्य में टीकाकरण कार्यक्रम को तेज करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा, हालांकि सरकार कोविड-19 महामारी से जूझ रही है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर जमा होती भीड़ एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र होने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी वक्तव्य के मुताबिक उद्धव ने महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए महाराष्ट्र में उठाए जा रहे कदमों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया और कहा कि संभावित तीसरी लहर का मुकाबला
करने के लिए राज्य सरकार योजना तैयार कर रही है। ठाकरे ने मोदी को बताया कि महाराष्ट्र में कोविड-19 के दैनिक मामलों और मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन राज्य सरकार इसे और कम करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, भले ही कोविड-19 के मामलों की संख्या कम हो गई है, फिर भी हम खतरे में हैं। बड़ी संख्या में लोग पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं और बाहर जाकर खरीदारी कर रहे हैं, जिससे सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ बढ़ गई है। लोग अब बिना सोचे समझे बाजारों में खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं और घूमने जा रहे हैं। यह बेहद खतरनाक है। धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में भी भीड़ बढ़ रही है। एक राष्ट्रीय नीति लागू कर इसे रोके जाने की जरूरत है। यह नीति पूरे देश में लागू की जानी चाहिए। ठाकरे ने कहा कि कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र के 8 से 10 जिलों में अभी भी संक्रमण के नए मामलों की संख्या अधिक बनी हुई है। इन जिलों में 18 वर्ष से अधिक आयु के 2.06 करोड़ लोगों को कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी है। यदि राज्य को प्रति माह टीके की 3 करोड़ खुराक उपलब्ध कराई जाती है तो राज्य के सभी जिलों में टीकाकरण पूरा किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाए जा रहे हैं। ठाकरे ने कोविड-19 को छोड़कर अन्य बीमारियों के उपचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू करने के लिए केंद्रीय सहायता प्राप्त करने में प्रधानमंत्री से मदद मांगी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की कोविड मुक्त गांव नामक पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में महामारी को लेकर जागरूकता पैदा करने में मदद मिली है। ठाकरे ने दवाओं की कीमतों को तय करने का आह्वान करते हुए कहा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा बहुत प्रभावी है, लेकिन उसकी कीमत 50,000 रुपए से 60,000 रुपए प्रति खुराक है। केंद्र को ऐसी दवाओं की कीमतें तय करने की दिशा में आवश्यक कदम रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कथित तौर पर जहरीली शराब से मौत होने पर लालू यादव ने नीतीश सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, एक तरफ जहां बिहार में नीतीश सरकार शराबबंदी को सफल बता रही है, वहीं जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत की घटना ने तमाम दावे को खोखला साबित कर दिया है। बेतिया में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से हुई मौत पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने ट्विटर पर नीतीश सरकार को घेरा है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि बिहार में सुशासनी शराबबंदी से प्रतिवर्ष हजारों लोग जहरीली शराब से मर जाते हैं। शराबबंदी के कारण सत्ताधारी लोग बिहार में 20,000 करोड़ की समानांतर अवैध इकोनॉमी चला रहे हैं। शराबबंदी के नाम पर लाखों दलित और गरीब जेलों में बंद हैं। पुलिस भ्रष्ट और अत्याचारी बन चुकी है। बता दें कि 2 दिन पूर्व ही राजद नेता शिवानंद तिवारी ने शराबबंदी कानून में संशोधन की मांग सरकार से की थी। उन्होंने कहा था कि इससे सबसे ज्यादा परेशान गरीब और दलित हो रहे हैं। रसूखदारों की और पुलिस की चांदी कट रही है। वहीं गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने भी बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि बिहार सरकार माइंडलेस है, बेदिमाग है। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार थक चुके हैं, अब तो हार भी चुके हैं। कुर्सी की लालच में अनैतिकता की सभी हदें पार कर स्थापित मापदंड, प्रक्रिया और परंपरा तोड़ रहे हैं। उनकी सरकार के कारनामों पर विगत 6 महीनों में कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियां ही प्रमाण है कि यह सरकार पूर्णतः दिशाहीन और जन विरोधी है। पश्चिम चंपारण के देवराज के देरुआ गाँव में एक साथ 8 लोगों की मौत की खबर से कोहराम मचा हुआ है। जहरीली शराब पीने से लौरिया प्रखंड की देवराज पंचायत के 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जन भर का निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2-3 दिनों के भीतर यूपी बिहार में भारी बारिश होने की संभावना, हिमाचल के लिए रेड अलर्ट। जी हां दोस्तों, मुंबई एवं इसके उपनगरों में कई जगहों पर शुक्रवार सुबह से भारी बारिश हुई, जिसके कारण कई स्थानों में पटरियों पर जल जमाव होने से लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित हुई। अधिकारियों ने बताया कि मध्य रेलवे की मुख्य लाइन के साथ हार्बर लाइन पर भी उपनगरीय ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 20 से 25 मिनट की देरी से चल रही हैं। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लोकल ट्रेन सेवा सिर्फ स्वास्थ्य एवं आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मियों के लिए चल रही है। आम यात्रियों को अभी लोकल ट्रेनों में सफर की अनुमति नहीं है। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि शहर में शुक्रवार सुबह से ही बारिश हो रही है, लेकिन इसके उपनगरों में अधिक बारिश की सूचना है। 3 घंटे के दौरान सुबह 7 बजे तक मुंबई में 36 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में क्रमशः 75 मिलीमीटर और 73 मिलीमीटर बारिश हुई। मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि पूर्वी मुंबई में कुर्ला स्टेशन के पास पटरियों पर जल जमाव के कारण मुख्य लाइन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और कुर्ला के बीच और हार्बर लाइन CSMT वार्षिक पनवेल पर उपनगरीय ट्रेन सेवाएं सुबह से प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि कुर्ला विद्या विहार के बीच धीमी लाइन ट्रेन यातायात को तीव्र गति की लाइन की ओर मोड़ दिया गया है। उन्होंने बताया कि हार्बर लाइन पर लोकल निर्धारित समय से 20 से 25 मिनट देरी से चल रही है। उन्होंने बताया हालांकि ठाणे वाशी ट्रांस हार्बर मार्ग पर ट्रेनें तय समय से चल रही हैं। मध्य रेलवे मुंबई महानगरीय क्षेत्र में 4 अलग-अलग उपनगरीय ट्रेन सेवाएं चलाता है। महामारी के प्रकोप से पहले यह 1700 से अधिक उपनगरीय सेवाओं का संचालन करता था और रोजाना 40 लाख से अधिक यात्री इनमें सफर करते थे। बहरहाल भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शहर और उपनगरों में माध्यम से भारी वर्षा का और शुक्रवार को अलग अलग स्थानों पर बहुत अधिक भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
तेल की बढ़ती कीमतों ने बढ़ाई भारत की चिंता, पेट्रोलियम मंत्री ने इन देशों से की बातचीत। जी हां दोस्तों, दुनिया के तीसरे सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता भारत ने ओपेक देशों को तेल की ऊंची कीमतों पर अपनी चिंता से अवगत कराया है। तेल की ऊंची कीमतों से विनाशकारी महामारी के बाद सुधरती अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का खतरा है। नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ओपेक के प्रमुख देशों को फोन कर उनसे भारत की यह इच्छा जताई कि उपभोक्ताओं को वहनीय दरों पर पेट्रोलियम ईंधन मिलना चाहिए। पुरी ने कतर और संयुक्त अरब अमीरात के अपने समकक्षों से फोन पर बात करने के बाद बृहस्पतिवार की शाम के संगठन के शीर्ष देश सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री को फोन किया। पुरी ने ट्विटर पर लिखा, सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री महामहिम शहजादे अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद के साथ वैश्विक ऊर्जा बाजारों में द्विपक्षीय ऊर्जा साझेदारी और विकास को मजबूत करने पर गर्म चर्चा हुई। उन्होंने कहा, मैंने वैश्विक तेल बाजारों को अधिक भरोसेमंद और स्थिरतापूर्ण बनाने के लिए तथा खनिज तेल की दरों को अधिक मुनासिब बनाने के लिए शहजादे अब्दुल अजीज के साथ काम करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। सऊदी अरब दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है और इराक के बाद भारत के लिए दूसरे सबसे बड़ा स्रोत है। तेल की बढ़ती कीमतों से चिंतित भारत पश्चिम एशिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों से बराबर संपर्क कर रहा है। पुरी ने 14 जुलाई को अमीरात के उद्योग मंत्री और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के सीईओ अहमद अल जाबेर को फोन कर तेल की कीमतों कम करने में मदद मांगी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, ऐसा लग रहा देश में जंग होगी। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन पर भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत का बड़ा बयान आया है। रामपुर में राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान तो वापस नहीं आएगा, किसान वहीं रहेगा, सरकार को बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने 5 सितंबर को बड़ी पंचायत बुलाई है, आगे का जो भी निर्णय होगा उसमें लेंगे। 2 महीने का सरकार को भी टाइम है, अपना फैसला सरकार भी कर ले, किसान भी कर लेंगे। जंग होगी देश में, ऐसा लग रहा है युद्ध होगा। रामपुर पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का हालचाल जानने के लिए आए हैं, बारिश हो नहीं रही है, हमने डीजल को लेकर आंदोलन क्या कर दिया, बोल रहे हैं कि महंगाई से आपका क्या मतलब है, डीजल खरीद रहे हैं, देख रहे हैं सरकार सब्सिडी दे रही है या नहीं, किसान अपनी जेब से खरीद रहा है, गन्ने का भुगतान हो नहीं रहा, किराए वाली बेल्ट को नुकसान हो रहा है। हालात ये हैं कि देश के किसानों को नुकसान है। टिकैत ने कहा कि सरकार जो कानून लाई है इससे और ज्यादा नुकसान होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार कानून वापसी ले और किसानों से बैठकर बात करे, नहीं तो यह आंदोलन जारी रहेगा। किसानों में गर्माहट है। किसानों के धरने पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे, इसलिए सरकार नहीं सुन रही है। क्रांतिकारी तरीके से धरना दे तो सुन लेगी, वो हम कर नहीं सकते, हम तो शांति के पुजारी हैं। टिकैत साहब हमेशा धरनों पर शांति से विश्वास रखते हैं। किसानों के संसद का घेराव करने पर राकेश टिकैत ने कहा कि किसान संसद भवन का रास्ता जानते हैं, अभी 22 तारीख से 200 लोग वहां जाएंगे, जब तक पार्लियामेंट चलेगी तब तक हर रोज 200 लोग जाएंगे। अब जब भी किसान जाएगा तो लाल किला नहीं, संसद भवन ही जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट फिर सख्त, यूपी सरकार से कहा फैसले पर करे पुनर्विचार वरना हम देंगे आदेश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की अनुमति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा या तो वह सांकेतिक कांवड़ यात्रा आयोजित करने पर पुनर्विचार करे या हम आदेश पारित करेंगे। शीर्ष अदालत ने सोमवार तक यूपी सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है। जस्टिस रोहिंटन एफ नारिमन की पीठ ने कहा कि महामारी देश के सभी नागरिकों को प्रभावित करती है, शारीरिक यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि यह प्रत्येक नागरिक से संबंधित मामला है और धार्मिक सहित अन्य सभी भावनाएं नागरिकों के जीवन के अधिकार के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सोमवार तक अपना विचार रखने का समय दिया है। वहीं सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा कि वह सांकेतिक रूप से कांवड़ यात्रा की अनुमति देने की योजना बनाई है और सीमित संख्या में भी। यूपी सरकार ने यह भी कहा कि वह कंटेनर के जरिए श्रद्धालुओं को गंगाजल मुहैया कराने का निर्णय लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इससे सहमत नहीं दिखा। बता दें कि इस बीच केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामा में सरकार ने शीर्ष कोर्ट से कहा है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य सरकारों को हरिद्वार से गंगाजल लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हालांकि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को निर्दिष्ट स्थानों पर टैंकरों के माध्यम से गंगाजल उपलब्ध कराने के लिए प्रणाली विकसित करनी चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले कोरोना संकट को देखते हुए इस बार उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर रोक नहीं लगाई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में खुद संज्ञान लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी, प्रियंका गांधी आज से लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस नेताओं संग चुनावी तैयारियों पर करेंगी चर्चा। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार को 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच रही हैं। लखनऊ प्रवास के दौरान वे पार्टी मुख्यालय पर प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों व जिला शहर अध्यक्षों के साथ बैठकों को लेकर पार्टी नेताओं से बातचीत भी करेंगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के संयोजक अशोक सिंह ने बताया कि लखनऊ एयरपोर्ट से आलमबाग, चारबाग, केकेसी, बर्लिंगटन चौराहा, बापू भवन, विधान भवन होते हुए जीपीओ स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। माल्यार्पण के बाद वे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगी। 17 जुलाई को वे अमेठी, रायबरेली के
ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों से मुलाकात करेंगी। इसके बाद प्रतियोगी छात्रों, बेरोजगार मंच के पदाधिकारियों के साथ भर्ती घोटाले व रुकी हुई भर्तियों के संबंध में बैठक करेंगी। इसके अलावा वे कुछ अन्य लोगों से भी मिलकर चुनावी तैयारियों पर चर्चा करेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लखनऊ आगमन पर महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से हजरतगंज चौराहे पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम रखा गया है। महानगर अध्यक्ष उत्तरी अजय श्रीवास्तव अज्जू एवं महानगर अध्यक्ष दक्षिणी दिलप्रीत सिंह डीपी द्वारा आयोजित माल्यार्पण कार्यक्रम में प्रियंका गांधी दोपहर 1 बजे महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। एयरपोर्ट से हजरतगंज चौराहे पर आते समय कई जगह प्रियंका का स्वागत भी किया जाएगा। यह कार्यक्रम कांग्रेस के आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम के दौरे पर बोले आचार्य प्रमोद, मोदी बहुत बड़े इवेंट मास्टर, नाकामी से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कर रहे धमाका। जी हां दोस्तों, आज तक पर डिबेट के दौरान एंकर अंजना ओम कश्यप ने पैनलिस्ट आचार्य प्रमोद से पूछा कि अगर मोदी बनारस में उद्घाटन कर 2022 और 2024 के लिए निशाना लगा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। जवाब में आचार्य प्रमोद कहने लगे कि काशी का महत्व न सिर्फ हिंदू धर्म के लिहाज से है बल्कि राजनीतिक लिहाज से भी है, क्योंकि पीएम खुद वहां से चुनकर आते हैं। पीएम मोदी ने अगर काशी के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं तो ये पीएम मोदी का कर्तव्य है, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है। आचार्य कहने लगे कि मोदी जी बड़ा इवेंट करने के मास्टर हैं। पीएम ने कोविड, बेरोजगारी और दूसरे मुद्दों पर नाकामी से ध्यान हटाने के लिए ये धमाका किया है। बता दें कि कोविड-19 के खिलाफ उत्तर प्रदेश की लड़ाई को अभूतपूर्व करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार की जमकर सराहना की और कहा कि कोरोना वायरस के खतरनाक स्वरूप ने मोदी पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन प्रदेश ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। अपने संसदीय क्षेत्र में 1500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के साथ ही विकासोन्मुखी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि उनके नेतृत्व में राज्य एक आधुनिक प्रदेश बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। महामारी के खिलाफ काशी क्षेत्र में किए गए प्रयासों की भी जमकर सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि आज दुनिया के अनेक बड़े बड़े निवेशक आत्मनिर्भर भारत के महायज्ञ से जुड़ रहे हैं और इसमें भी उत्तर प्रदेश देश अग्रणी निवेश केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा मुश्किल समय में भी काशी ने दिखा दिया है कि वह रुकती नहीं है और वह थकती भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीने पूरी मानव जाति के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं और इस दौरान कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने यूपी की जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया, असदुद्दीन ओवैसी। जी हां दोस्तों, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी गुरुवार को यूपी के मुरादाबाद में रोड शो करने पहुंचे, जहां लोगों की भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। आज ओवैसी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पीएम मोदी द्वारा वाराणसी में की गई सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ये बड़े दुख की बात है, ताज्जुब भी हुआ कि देश के पीएम यूपी के लोगों के दुख, तकलीफ और बेबसी से इतना डिस्कनेक्ट हैं कि हकीकत का इकरार नहीं किया अपनी नाकामी को कि यूपी और केंद्र सरकार कोरोना की दूसरी लहर में जनता की जान बचाने में नाकाम रहे। 2 से 3 लाख लोगों की मौतें हो गई, नदियों में लाशें तैर रही थीं, शवों को कुत्ते नोच खा रहे थे। पीएम ये भूल चुके हैं कि ये लाशें किसी के माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या दोस्तों की थी। पीएम ने कल इन परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। बता दें कि पीएम मोदी ने गुरुवार को वाराणसी में कहा कि कोरोना के खिलाफ यूपी की लड़ाई अभूतपूर्व रही। कोरोना के खतरनाक स्वरूप ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन यूपी ने पूरे सामर्थ्य से इस संकट का मुकाबला किया। मुश्किल समय में भी काशी ने दिखा दिया कि वह रुकनी नहीं है, थकती नहीं है। पिछले कुछ महीने पूरी मानव जाति के लिए मुश्किल भरे रहे। पीएम ने यह भी कहा कि कोरोना के खिलाफ काशी प्रशासन ने दिन रात कड़ी मेहनत करके स्वास्थ्य सेवाएं खड़ी की। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा जांच करने वाला राज्य है। पूरे देश में सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाला राज्य भी यूपी ही है। 4 साल पहले तक यूपी में सिर्फ दर्जन भर मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, उनकी संख्या भी करीब 4 गुना बढ़ चुकी है। यूपी में 550 से अधिक ऑक्सीजन संयंत्र बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। ऑक्सीजन और आईसीयू जैसी सुविधाएं निर्मित करने का जो बीड़ा यूपी सरकार ने उठाया वो सराहनीय है। उन्होंने कहा 4 साल पहले तक जहां उत्तर प्रदेश में दर्जन भर मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, उनकी संख्या आज करीब 4 गुना हो चुकी है। बहुत सारे चिकित्सा कॉलेजों का निर्माण अपने अलग अलग चरणों में है। अभी उत्तर प्रदेश में करीब 550 से अधिक ऑक्सीजन संयंत्र बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन और आईसीयू जैसी सुविधाएं निर्मित करने का जो बीड़ा उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया है वह सराहनीय है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी में योजनाएं नहीं आती थी या दिल्ली से पैसा नहीं भेजा जाता था। 2014 में हमारी सरकार आने के बाद से इतनी तेजी से ही प्रयास होते थे, लेकिन उस समय लखनऊ से रोड़ा अटक जाता था। योगी जी खुद ऊर्जा लगाकर विकास के कामों को गति देते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव हो रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत बोले अब अगला निशाना योगी सरकार, विधानसभा चुनाव में कुर्सी से उतार कर ही लेंगे दम।
जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के लागू किए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश के पीलीभीत पहुंचे। राकेश टिकैत ने प्रदेश की योगी सरकार को सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अब उनके निशाने पर यूपी की सरकार है। टिकैत ने कहा कि उनका संगठन राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुर्सी से उतार कर ही दम लेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब भारतीय किसान यूनियन के निशाने पर है। संगठन आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेगा और इस सरकार को हटा करके ही दम लेगा। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष लखविंदर सिंह लखा के घर एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए टिकैत ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय किसान यूनियन बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब रही थी। परिणाम स्वरूप पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी किया जाएगा। टिकैत ने स्पष्ट किया कि भारतीय किसान यूनियन न तो चुनाव लड़ेगी और न ही किसी दूसरी पार्टी का समर्थन करेगी, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने का काम अवश्य करेगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।